हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट में एक इम्पॉर्टेंट बात है, और वो क्या है, वो है कि हम लोग आज जो पैराग्राफ आता है यानी कि जो पैसेज आता है ना, उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने एक पैसेज लिया हुआ है यानी एक पैराग्राफ लिया हुआ है, गद्यांश जिसको कहते हैं, और उससे क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के या अपने भारत देश के किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी कि सारे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की अपनी वीडियो को। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि डेली टू डेली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने सिलेबस क्या है वो ऑलरेडी एक बार नहीं दो बार डिस्कस किया है। तो सिलेबस में आप देखें कि रचनाएं और उनके लेखक के नाम की बात की गई है। तो पहला क्वेश्चन हमने उसी से संबंधित लिया हुआ है। कह रहे हैं कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें आप देखें, कबीरदास या रहीमदास या फिर सूरदास या फिर तुलसीदास। तो आप देखिए, जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की अन्य रचनाओं में आपको सबसे फेमस रचना तो पता ही होगी, और वो कौन सी है, रामचरितमानस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य को प्रारंभिक हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा, ये दरअसल वीर गाथा है। ठीक है, क्या है, वीर गाथा काल नाम दिया। तो हिंदी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते ही हैं अगर साहित्य है आपके सिलेबस में। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हिंदी में आपसे रचनाएं पूछी जा रही हैं तो इसका मतलब है कि साहित्य है। तो मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन शामिल किया है क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए ऑप्शंस देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर राहुल सांकृत्यायन, या फिर रामकुमार वर्मा। सांकृत्यायन की जो वर्तनी है वो देख लीजिए। हमसे ना सांकृत्यायन की वर्तनी बहुत पूछी जाती है, उसको लिख के दे देते हैं सांस्कृत्यायन, जबकि वो रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसको वीर गाथा काल कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है, तो उससे क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखें, अंडज, शूद्र, अंत्यज या फिर अछूत। तो इसका जो उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा सी वाला, यानी अंत्यज। ठीक है, अंडज तो जो अंडे से पैदा होते हैं उनको जो है कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अंत्यज। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और ये वर्तनी शुद्धिकरण से बना हुआ क्वेश्चन है, वर्तनी शुद्धिकरण से क्वेश्चंस बनते ही हैं। कह रहे हैं कि चलो बताओ कौन सा वर्तनी शुद्ध है, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर ज्योत्सना। दो वर्तनियों में बहुत ज़्यादा जो है समस्या होती है। एक तो ये ज्योत्सना ऐसे और ऐसे, ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर बुक्स में हमने इसको ऐसे ही लिखे हुए देखा है। पर उस दिन हम कि मोबाइल में देख रहे थे, कोई सीरियल टाइप का दिखने वाला है जिसका नाम ज्योत्सना टाइप का है। मैंने उसको देखा नहीं है, पर उसमें ज्योत्सना इस तरह से लिखा हुआ था। मैंने ज़्यादातर यही वाला देखा है। आप लोग कॉमेंट करके बताइए अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स हो जो कि एकदम परफेक्ट हो कि नहीं यही वाला होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसी कोई बात है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने ज़्यादातर जगहों पे यही वाला शुद्ध देखा है, ज्योत्सना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि सहयोगी शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। ठीक है, तो सहयोगी का जो सहयोग करे तो फिर उसका क्या हो जाएगा, विलोम, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या फिर प्रतिकूल। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतियोगी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, प्रतिद्वंदी मत कि करने लगिएगा, प्रतियोगी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी रचना से है। कह रहे हैं कि केशव कही न जाए का कहिए, देखत तबे रचना विचित्र अति, समुझ मनई मन रहिए। ठीक है, तो ये एक लाइन दी हुई है। कह रहे हैं कि बताइए ये किस कवि की रचना है। ऑप्शंस देखें, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, बस एक सेकेंड।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि सींग कटा बछड़ों में शामिल होना। ठीक है, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपसे पूछ रहे हैं सींग कटा बछड़ों में शामिल होना। तो एकदम नया नया सा मुहावरा ये मेरे आँख के सामने आया है। ऑप्शंस देखें, बच्चों की तरह व्यवहार करना, निराभिमानी होना, वास्तविकता छुपाकर कार्य करना, या फिर बुढ़ापे में विवाह करना। तो आपको समझ आ रहा होगा इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वास्तविकता को छुपा करके काम करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं कि नैसर्गिक का पर्यायवाची, तो ये बहुत पूछा जाने वाला पर्यायवाची है, स्पेशली जो पीसीएस जैसे एग्जाम है ना वो बहुत पूछते हैं। ठीक है, आरओ 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नैसर्गिक का जो पर्याय होगा वो क्या हो जाएगा, संकृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक। इसका जो है पर्याय भी पूछते हैं और विलोम भी पूछा जाता है। तो पर्यायवाची तो हो जाएगा प्राकृतिक। ठीक है, तो विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हमारे जो है सिलेबस में लिंग से संबंधित चीजें दी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है फिर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वत्री, विद्वानी, विद्वत्ता या फिर विदुषी। तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स विदुषी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें सही वर्तनी का चुनाव करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत घिसा पिटा सा है, मुझे नहीं लगता इसको कोई रॉन्ग करेगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, पढ़ने में एक ही जैसे सब लगेंगे, हमें वर्तनी को आंख खोल करके देखना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मुहावरे से है। कह रहे हैं कि छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस देखिए, साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट करना या फिर भयभीत करना। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ईर्ष्या करना। ठीक है, तो अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो फिर उसी के लिए ये वाला मुहावरा काम आता है, छाती पर सांप लौटना। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि आज हम लोग एक पैराग्राफ भी देखेंगे, तो हमने वो पैसेज यहाँ पे लिया है। तो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं अनुदेश। क्या अनुदेश दिया गया है कि 12 से 16 जो क्वेश्चन है इसमें आपको अनुच्छेद को पढ़ करके ही उसमें से उत्तर देना है। ठीक है, तो अनुच्छेद सबसे पहला देखिए, इसको ना सॉल्व करने की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए, और वो क्या है, वो ये है कि हमें अपना दिमाग लगा करके कुछ भी अन्यथा शामिल नहीं करना है। जितनी चीज़ें हमें पैराग्राफ में दी गई हैं केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, उसके अलावा आपके पास कितनी भी नॉलेज हो उस नॉलेज को इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं करना है। अगर आपने अन्यथा जो मतलब नॉलेज है उसको यूज़ किया तो फिर जो पैसेज से पूछा गया क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा काम होता है, देखिए अगर मतलब टाइम बचाना चाहते हैं तो इसके लिए ना सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेना चाहिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस पहले देख लें, उसके बाद फिर चल के पैसेज पढ़ें। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। हालांकि ये तो तभी पता चलेगा जब हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हिंदी में निबंध का प्रारूप कब से हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पैसेज में डायरेक्ट मिल सकता है। तो चलिए दो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, अब हम लोग पैसेज पढ़ लेते हैं। ये टाइम बचाने का तरीका है। बाकी अगर आप लोगों के पास अच्छा टाइम है तो आप पहले मतलब कि इसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए, कुछ भी करिए, है कुल मिला के सॉल्व ही करना। कह रहे हैं कि निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है। ठीक है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और एसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों कई तार्किक व्याख्या की जाती थी, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की जो परंपरा है उसका आरंभ होता है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना वो देखिए आपको इसका उत्तर मिल गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की जो परंपरा है उसका आरंभ हुआ। तो हम लोग इसका उत्तर दूसरे वाले का पहले ही लगा ले रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे थे कि हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, तो देखिए भारतेंदु युग से। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो ये सब अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं निबंध ही नहीं गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं, ठीक है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, ठीक है। भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज था। अब हम लोग इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए शीर्षक क्या होगा, इतनी देर से हम लोग निबंध बार बार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका शीर्षक हो जाएगा कि निबंध क्या है, ठीक है। दूसरा हमने देख ही लिया था। तीसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। पहला कि निबंध को अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे से ग्रहण किया जाता है, तो ये बात तो एकदम ठीक थी, हमने देखा था, लाइन में लिखा ही था। दूसरा कह रहे हैं निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख है, ठीक है। फिर तीसरा क्या करें, तो ये बात भी मतलब की ही गई थी। तीसरा करें निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए किया जाता है, तो ये बात भी ठीक है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी में कि वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता। कहीं पर भी पूरे निबंध में इस तरह की कोई बातें की गई हैं, मतलब जो भी पैसेज दिया गया था उसको लेकर के आप देखें तो इस तरह की कोई भी बात पूरे के पूरे पैसेज में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यही डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, क्या है, तो स्वाधीनता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव स्वाधीनता है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, तो गद्य जो हमारा पास गद्य था, यानी कि जो हमारे पास पैसेज था, उसमें देखिए लिखा था कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। तो अगर व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल स्वाधीनता है तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि एकदम बच्चों वाला पैसेज दिया जाएगा कि एकदम लाइन टू लाइन लिखा है उसमें से चलो फिल कर दो, नहीं, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। पहला कि गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है, अच्छा। दूसरे में कह रहे हैं हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ, ये एकदम ठीक है, हमने इसको लाइन में ही देखा था, एग्जैक्ट लाइन यही लिखी थी, ठीक है। तो उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। तो इतने ही क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए थे, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसको व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन देखें, पक्षी, अंडाणु, अंडज या फिर अंत्यज। तो अभी हमने बताया था एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में किसका हो जाएगा, अंडज, ठीक है, ऑप्शन सी। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के बताइए अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। जो नहीं होगा अमृत का पर्यायवाची वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए स्वर्ण, पारा, दूध या फिर मोती। तो देखिए जो मोती है ना, ये जो है अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। तो मतलब पर्यायवाची का मतलब पर्यायवाची नहीं कहेंगे, कहेंगे अमृत जो शब्द है उसको हम किस किस सेंस में यूज़ करते हैं, कुल मिलाकर के ये बात है, ठीक है। तो देखिए अमृत के जो अनेकार्थक शब्द हैं उसमें आप देखिए स्वर्ण हो यानी सोना हो जाता है, पानी भी हो जाता है, पारा भी हो जाता है, दूध होता ही है, अन्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है अमृत के संदर्भ में यूज़ होता है। कहते हैं ना क्या, जो सोना है वो अमृत जैसा है, पानी को अमृत लोग कहते ही हैं, दूध को तो अमृत माना ही जाता है, अन्न भी अमृत माना ही जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमृत के अनेकार्थक हो जाएंगे, ठीक है, जबकि मोती नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मजूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भैरव प्रसाद गुप्त, ठीक है। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है, भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं, ठीक है।
तो देख लीजिए इसका जो मतलब कि व्याख्या है वो आपके सामने दी गई है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक जो हैं वो भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं और इस उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन संघर्ष को सहज, स्वाभाविक और वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त हिंदी साहित्य के प्रगतिशील विचारधारा के कहानीकार और उपन्यासकार थे। इनका जन्म, सबसे बड़ी बात तो, उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था 1918 में। तो यूपी के हैं तो वैसे भी क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये क्वेश्चन भी मुहावरे से ही संबंधित है और बहुत सारे लोगों के पसीने आ जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन देख करके। कहेंगे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्य में आए जो खाली स्थान है उसके लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। कह रहे हैं आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की डैश डैश खराब कर दी है। तो क्या खराब कर दी है? मिट्टी, बालू, सूरत या फिर दिमाग। तो बहुत ज़्यादा लोगों का ना मतलब समझ में आएगा कि दिमाग ख़राब कर दी है। तो अगर दिमाग ख़राब कर दी है तो ये मतलब कि क्रिया टाइप का जो है वो मतलब गलत हो जाएगा, अच्छा सेंस नहीं बनेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दिमाग ख़राब कर दी है ये नहीं होगा। सूरत तो बिल्कुल नहीं, आजकल के जो नौजवान हैं क्या बुजुर्गों की सूरत ख़राब कर दी है, ऐसा नहीं है। बालू मिट्टी से मतलब बालू गिट्टी इन सब से कोई मतलब नहीं, उत्तर हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मिट्टी ये कैसे, तो अभी बताते हैं। मिट्टी खराब करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ पे जो मिट्टी खराब करना शब्द है ना, यानी कि ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दुर्दशा करना। तो आजकल के जो युवक हैं उन्होंने क्या कर दिया है, बुजुर्गों की जो दुर्दशा है वो कर रखी है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिट्टी खराब कर दी है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन क्या है, कह रहे हैं कि चैन की बंसी बजाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। कह रहे हैं सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना, या फिर जाहिर सी बात है चार ही ऑप्शन रहेगा ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि सुख से रहना, ठीक है। तो कहते हैं ना चैन की बंसी बजा रहे एकदम, तो ये क्या है, ये है सुख से रहना। तो सुख से रहना सेंस में हम लोग मुहावरे के रूप में क्या यूज़ करते हैं, चैन की बंसी बजाना, ठीक है। कुछ अन्य मुहावरे जान लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा 9 2 11 होना, भाग जाना, खूब पूछा जाता है, हालांकि अब नहीं पूछा जाता। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा कि चैन की बंसी बजाना अर्थात सुख से रहना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने आज शामिल किए थे पैसेज के साथ साथ। तो टोटल 21 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। इसके पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा हुआ है हिंदी का, और हम लोग पॉलिटी तो रोज़ ही देखते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और अपनी तैयारी को उधार देते रहें। तो चलिए यही रही आज की वीडियो में, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।